राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका राजस्थान हिस्ट्री के इस लेक्चर में। और राजस्थान हिस्ट्री के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों के बारे में, है ना, कि राजस्थान में जो जनजाति हैं, भील हैं या फिर मीणा हैं, वो कौन कौन से प्रमुख आंदोलन करते हैं। ब्रिटिश काल की अपन बात करेंगे, है ना, तो उनके बारे में ध्यान से सुनते जाना। यहाँ के व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, व्यक्तित्वों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में अपने को समझना, उनको याद करना है। ठीक है, तो सुनते चलिएगा। देखो, जब हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रमुख आंदोलनों के नाम अपने सामने आते हैं। पहला है भगत आंदोलन, दूसरा है एकी आंदोलन और तीसरा है मीणा जनजातीय आंदोलन। ये 3 आंदोलन प्रमुख हैं राजस्थान जनजातीय आंदोलनों में। इन तीनों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन से हैं। पहले अपन बात करेंगे भगत आंदोलन के बारे में। कौन सा है भगत आंदोलन? कौन सा है भगत आंदोलन? कौन सा है भगत आंदोलन? दूसरा है एकी आंदोलन। कौन सा है एकी आंदोलन? कौन सा है एकी आंदोलन? कौन सा है एकी आंदोलन? और तीसरा है मीणा जनजातीय आंदोलन। कौन सा है? मीणा जनजातीय आंदोलन, है ना। इनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, भगत आंदोलन के बारे में बात करें तो इस आंदोलन में भील जनजाति ने पार्टिसिपेट किया था। किसने? भील जनजाति ने। एकी आंदोलन में बात करें तो भील जनजाति और साथ में गरासिया जनजाति। कौन सी? गरासिया जनजाति। भील जनजाति और गरासिया जनजाति दोनों मिलकर इस आंदोलन में, और मीणा जनजाति आंदोलन में मीणा प्रमुख भूमिका में रहते हैं। भगत आंदोलन जो होता है, जो बागड़ वाला क्षेत्र है ना, बागड़ वाला, जहाँ पर माही नदी बहती है, जिसे हम छप्पन का मैदान भी कहते हैं, तो वहाँ जो क्षेत्र है जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला क्षेत्र जो आता है, वहाँ पर ये आंदोलन होता है। भील और गरासिया जो एक ही आंदोलन हुआ, ये आंदोलन दरअसल भोमट का पठार है ना। भोमट का पठार कहाँ पर है? भोमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर, इन दोनों की सीमा पर है भोमट का पठार। तो वहाँ पर कौन सा आंदोलन होता है? एक ही आंदोलन। और जो मीणा जनजातीय आंदोलन है, ये जयपुर, शेखावाटी वाला क्षेत्र, क्योंकि यहीं पर मीणा जनजाति रहती है, तो यहीं पर जो है मीणा जनजाति ने आंदोलन किया था। देखो, जब हम राजस्थान में जनजाति की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जो सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान में, वो कौन सी है? भील जनजाति। तो उसी से संबंधित, तो उसी से वहाँ से याद करेंगे भाई, सबसे बड़ी जनजाति भील है, तो उसके क्या है कि 2 उसके आंदोलन है, एक मीणा जनजाति का आंदोलन है। तो राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन है उनके बारे में अपन को जाना है। इनके बारे में डिस्क्राइब से अपन समझेंगे ना, डिटेल से अपन जानेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो, पहले अपने को ये समझना होगा कि जो जनजाति हैं वे क्यों विद्रोह करती हैं, क्या कारण रहे होंगे उसके पीछे, है ना कुछ तो कारण रहेंगे, ऐसे ही कोई जनजातीय आंदोलन नहीं करती। तो देखो, जनजातियों की बात कर रहे हैं, ट्राइब्स की बात करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, जंगलों में निवास करती हैं, तो इन पर क्या कुछ प्रतिबंध लगा दिए। किसने लगा दिया? अंग्रेजों ने लगा दिया। क्या प्रतिबंध? देखो, हमेशा जो जनजाति होती है, ट्राइब्स होती है, उसका ये अधिकार होता है एक तरीके से, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करती है कि जो जंगल है, जो वन संपदा है, उस पर अधिकार होता है, वो जनजाति का होता है। लेकिन इस वन संपदा के अधिकार को जो ब्रिटिश सरकार है उसने समाप्त कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा खिन्नता पैदा हुई। नंबर दूसरी बात, जो भील जनजाति है वो स्थानांतरित कृषि करती है, जिसको बालरा नाम देते हैं। क्या? बालरा के नाम से। देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, बालरा, ये स्थानांतरित कृषि है, जिसे हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। दूसरा, बालरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है। ये जो बालरा कृषि है, ये दरअसल परंपरागत कृषि का टाइप है। तो इसका जो अधिकार था, इसको जो बैन कर दिया था अंग्रेजों ने, तो ये प्रमुख कारण रहा। नंबर 2, जो भील जनजाति है, नंबर तीसरा कारण है, जो भील जनजाति है वो दरअसल जो अफीम है, जो तंबाकू है, इसकी खेती किया करती थी। तो वैसे तो इलीगल ही है, तो इस पर भी जो गवर्नमेंट है उसने प्रतिबंध लगा दिया। भील जनजाति शराब भी बनाती थी। शराब, एक वृक्ष आता है, एक पेड़ आता है महुआ का, उससे क्या है कि शराब बनाने का काम करते थे ये भील, तो उसको भी प्रतिबंधित कर दिया। तो ये 3-4 कारण हैं जो भीलों को कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि यार ये हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, तो वो आंदोलन पर उतरते हैं। और आंदोलन में जो पहला आंदोलन का नाम आता है, कौन सा? भगत आंदोलन। कौन सा? भगत आंदोलन, है ना। तो इसके बारे में जानिए, कौन सा है? भगत आंदोलन। कौन सा है? भगत आंदोलन। अब देखो, जो भगत आंदोलन है, पहले तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे ना। नेतृत्वकर्ता के बारे में बात करें, किसने इनको लीड किया था, तो नाम आता है गोविंद गिरी। क्या नाम है? गोविंद गिरी। तो कहीं कहीं गोविंद गिरी भी, कहीं कहीं गोविंद गुरु भी आता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गोविंद गिरी नेतृत्वकर्ता भगत आंदोलन के। गोविंद गिरी जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, डूंगरपुर में जन्म हुआ था। और ये एक बंजारा फैमिली से बिलोंग करते थे। किससे? बंजारा फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। तो इन्होंने इस भगत आंदोलन का नेतृत्व किया, और इनका एक सहयोगी हुआ करता था, है ना, सहयोगी हुआ करता था, उसका नाम था सुरजी भगत। क्या नाम है? सुरजी भगत। क्या नाम है? सुरजी भगत। तो वो भी इस आंदोलन से जुड़ा। प्रमुख 2 आदमी हो गए, एक तो गोविंद गिरी हो गए, एक उनके दोस्त हो गए सुरजी भगत। तो ये प्रमुख नेतृत्व करता थे इस आंदोलन के।
अब देखो गोविंद गिरी के यदि बारे में बात करें, गोविंद गिरी का थोड़ा वो समझना पड़ेगा कि यार इनका व्यक्तित्व किस तरीके का, क्योंकि आदमी ज़्यादा एग्रेशन में था या फिर नॉर्मल जैसे आध्यात्मिक टाइप होते हैं उस तरीके का। तो जो गोविंद गिरी थे दरअसल आध्यात्मिक लिबरल टाइप के थे, ऐसा नहीं कि भाई भगत सिंह जिस तरीके से थे भाई उग्र है ना, उग्रवादी टाइप के, तो बोला कि ऐसे नहीं थे ये। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने एक पंथ चलाया, कौन सा, भगत पंथ। कौन सा, भगत पंथ। बोला कि सबसे पहले यदि कोई आंदोलन चलाना है तो पहले इन जनजाति जो आदिवासी लोग हैं इनको पहले इकट्ठा किया जाए, एकत्रित किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने भगत पंथ चलाया। ठीक है, भगत पंथ की स्थापना किसने की, गोविंद गिरी जी ने की। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1881 में जो दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो राजस्थान भ्रमण पर आते हैं। राजस्थान भ्रमण पर जब दयानंद सरस्वती जी आए तो उनसे मुलाकात करते हैं कौन, गोविंद गिरी, है ना, क्योंकि उनके विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, उनकी आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। तो उनसे वो संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के बाद ये प्रयास करते हैं किसका, कि जिस प्रकार से जो दयानंद सरस्वती हैं उनकी आइडियोलॉजी है, उनके जो आध्यात्मिक विचार हैं, उनके माध्यम से जो भील जनजाति है उसका उत्थान किया जाए। तो यहाँ पर अपन देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं जो गोविंद गिरी हैं वो किनसे, दयानंद सरस्वती, किनसे, दयानंद सरस्वती इनसे प्रभावित होते हैं, दयानंद सरस्वती इनसे प्रभावित होते हैं, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये 1883 में, कब, 1883 में ये संप सभा की स्थापना करते हैं। किसकी, संप सभा की स्थापना करते हैं, संप सभा की। देखो ये आपको फैक्ट है, आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छप जाना चाहिए। कौन सा, कि 1883 को संप सभा की स्थापना करते हैं कौन, गोविंद गिरी। अब जब गोविंद गिरी जी ने संप सभा की स्थापना, देखो इसका मतलब क्या होता है ये चीज़ समझो। संप का ये गुजराती भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रेम हो गया, भाईचारा हो गया, है ना, ये अर्थ है इसका, भाईचारा, है ना। तो ये इसका अर्थ है। तो इस प्रकार की उन्होंने सभा बनाई, संप सभा 1883 में। इस संप सभा का सबसे पहला जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है, 1903 में होता है इसका पहला अधिवेशन। और ये जो 1903 का जो पहला अधिवेशन है ये मानगढ़ की पहाड़ी, बांसवाड़ा में एक स्थान है मानगढ़ की पहाड़ी, वहाँ पर ये अधिवेशन होता है। कहाँ पर, लिख लीजिएगा, मानगढ़ की पहाड़ी, वहाँ पर पहला अधिवेशन हुआ। बाद में 1910 में, कब, 1910 में एक 33 सूत्री मांग गोविंद गिरी जी ने बनाई कि भाई हमारे ये मांगे हैं, किसानों की ये मांगे हैं, और ये वो उस समय के उदयपुर के राजा हुआ करते कौन, फतेह सिंह, तो उनको सौंप कर आते हैं भाई ये हमारी मांगे हैं, डिमांड है। 1910 में। 1911 में फिर ये क्या करते हैं, ये जो भगत पंथ बनाया था स्टार्टिंग में, भगत पंथ बनाया था, ये थोड़ा कमज़ोर हो गया तो इसको पुनर्गठन करते हैं दोबारा से। कब, 1911 में। कब करते हैं, 1911 में। देखो सीक्वेंस ध्यान रखना जरूरी है, कब कौन सी घटना घटी। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो दिन आता है वो कौन सा आता है, 17 नवंबर 1913। कौन सा दिन आता है, 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 ये दिन था। और इस दिन क्या होता है, मानगढ़ हत्याकांड होता है। क्या, मानगढ़ हत्याकांड होता है, मानगढ़ हत्याकांड होता है। दरअसल जो संप सभा है उसी का अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पर, मानगढ़ पहाड़ी पर हो रहा था, वही बांसवाड़ा वाली पहाड़ी। अब यहाँ पर ये जो सम्मेलन हो रहा था उस समय संप सभा का, तो यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में भीलाएँ एकत्रित हुए। जो गोविंद गिरी जी थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बाद में देखो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, इस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक सेना की टुकड़ी बनाई जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, मेवाड़ भील कोर। क्या, मेवाड़ भील कोर के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना करते हैं, इसका गठन करते हैं, और इसके लिए अलग से छावनी बनती है। कौन सी, खैराबाड़, कहाँ, खैराबाद में, खैराबाड़ में, उदयपुर में इसके लिए अलग से छावनी बनाई गई। कौन सी, मेवाड़ भील कोर के लिए। और ये कहाँ पर है, ये जो है ना, ये मतलब जो उदयपुर वाला क्षेत्र था, जो मेवाड़ वाला क्षेत्र था, उस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए बनाई गई। अब मानगढ़ पहाड़ी पर जब इतने भील इकट्ठे हुए तो अंग्रेज़ों का आदेश आया, किनको, मेवाड़ भील कोर के जो सैनिक हैं उनको, कि भाई देख के आओ क्या हो रहा है। इनको आदेश दिए गए। बाद में ये क्या करते हैं, मेवाड़ भील कोर के जो सदस्य, ये जो सैनिक हैं, इनको ऊपर से आदेश आते हैं और ये इस पूरी सभा पर फायरिंग कर देते हैं। जब इस पूरी सभा पर फायरिंग की गई तो लगभग 1500 से ज़्यादा भील मारे गए, 1500 से ज़्यादा भील मारे गए। और इस घटना को अपन किस नाम से जानते हैं, इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं इसको। कौन सा, ये जो मानगढ़ हत्याकांड था। अब देखो वही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी भाई, जो मानगढ़ हत्याकांड है ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हुआ था। और सबसे बड़ी बात,
जो यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरे थे वो तो कम ही व्यक्ति मरे थे, लेकिन 1500 भील मरे थे उसमें, है ना। तो लेकिन वही महत्व चढ़ जाता है कि भाई यहाँ पर जो नेतृत्व था या फिर कहें कि ये जो आंदोलन था, दरअसल इसको वो राष्ट्रीय महत्व नहीं मिला, है ना। और जब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, गांधी जी जुड़े हुए थे, वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पहले ख्याति प्राप्त थे, तो उनको स्वाभाविक सी बात है उस पर मीडिया की नज़र भी तगड़ी थी, है ना। देश विदेश की खबरें भी बहुत जल्दी ये प्रसारित हुई। तो ये समझने वाली चीज़ है। बाद में जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में इसको जाना गया, जो गोविंद गिरी जी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद की जेल में भेज दिया। कहाँ? अहमदाबाद की जेल में भेज दिया। बाद में इनको रिहा कर दिया जाता है ना, और बाद में यह जो अपना अंतिम समय है वो इसी प्रकार के समाज सेवी कार्यों में व्यतीत करते हैं। अब देखो 2012 में ये कब घटना हुई, ये 1913 में हुई, 2012 में 100वीं बरसी हुई इसकी, है ना, 100वीं बरसी हुई मानगढ़ हत्याकांड की। तो इस समय 2012 में जो राजस्थान सरकार है, उस राजस्थान सरकार ने 100वीं बरसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक गोविंदगिरी, कौन सा? गोविंदगिरी जनजातीय विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी स्थापित की है ना, विश्वविद्यालय। कौन सी? गोविंदगिरी जनजातीय विश्वविद्यालय, राजस्थान का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय ये जो बनाया गया 2012 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 2012 में बनी थी यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। एक जो अपने जो यदि गोविंदगिरी जी के झंडे की बात करें तो उनका सफ़ेद झंडा था, शांति का प्रतीक था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भगत आंदोलन में आपको जाननी है, समझनी है। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं गोविंदगिरी जी के बारे में, बहुत कौन सी इन्होंने संस्थाओं की स्थापना की, क्या घटनाएं घटित हुई, और मानगढ़ हत्याकांड, इसकी ये डेट आप जरूर याद करें, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना भगत आंदोलन हुआ। इसके बाद कौन सा आंदोलन होता है? एक ही आंदोलन। कौन सा? एक ही आंदोलन, है ना, उसके बारे में जानते हैं अपन। कौन सा होता है? एक ही आंदोलन। दूसरा कौन सा आंदोलन है? दूसरा प्रमुख जनजातीय आंदोलन कौन सा है? एक ही आंदोलन। कौन सा है? एक ही आंदोलन। देखो एक ही आंदोलन की अगर बारे में बात करें, एक ही आंदोलन के में, तो एक ही आंदोलन पहले तो कहाँ हुआ? पहले तो भोमट का जो पठार है, वहाँ पर हुआ। भोमट का पठार मैंने बताया जो उदयपुर और डूंगरपुर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वो वहाँ पे जो भोमट का पठार है और वहाँ पर ये आंदोलन होता है। ठीक है, ये आंदोलन हुआ। अब उस समय इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। क्या नाम है? मोतीलाल तेजावत। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ना, मोतीलाल तेजावत का, कई बार एग्जामों में आया है। अब इनको अन्य नामों से जानते हैं, कुछ इनके उपनाम हैं, वो चीज़ आपको याद रखने की है। देखो मोतीलाल जो तेजावत हैं, इनको बाबजी के नाम से भी जानते हैं। किसके? बाबजी के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनको आदिवासियों का मसीहा, है ना, इस नाम से भी जानते हैं इसको। इसके अलावा इनको अपन गांधी जी के धर्मदूत के नाम से जानते हैं, क्योंकि गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये, है ना। तो आगे और जानेंगे इसके बारे में, गांधी जी की किस प्रकार से भागीदारी रहती है इसमें। गांधी जी के धर्मदूत, उसके बारे में ये इनका उपनाम है। एक इनको बोलते हैं भगवान का वरदान। क्या बोलते हैं? भगवान का वरदान, है ना, भगवान का वरदान। तो ये इनके कुछ उपनाम हैं। उदयपुर में इनका जन्म होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाबजी, आदिवासियों का मसीहा, ये दो तो आपको याद रखनी है, तीन, है ना, तीन तो आपको याद रखनी है। मोतीलाल तेजावत के जो उपनाम हैं, बाबजी के नाम से भी जानते हैं, आदिवासियों का मसीहा, गांधी जी के धर्मदूत और भगवान का वरदान। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं देखो किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। देखो एक ही आंदोलन के बारे में बात करें, आंदोलन स्टार्ट हुआ कब हुआ? 1921 में हुआ। 1921 में यह आंदोलन स्टार्ट होता है। और चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है, कौन सा? मातृकुंडिया। क्या नाम है? मातृकुंडिया। देखो ये जो मातृकुंडिया स्थान है चित्तौड़गढ़ में है, इसे राजस्थान का हरिद्वार या फिर कहें मेवाड़ का हरिद्वार, है ना, इस नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार। क्या नाम है? मातृकुंडिया, है ना। तो यहाँ से 1921 में जो एक ही आंदोलन है वो स्टार्ट होता है। एक ही आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आदिवासी लोग हैं उनको एकत्रित किया जाए। इसके लिए इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की। कौन सी? बनवासी संघ की स्थापना की। बनवासी संघ बनाया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो बनवासी लोग हैं वो जुड़ें, है ना। तो इसके लिए उन्होंने बनाया। इसके बाद क्या होता है कि ये एक 21 सूत्री मांग है, 21 सूत्री मांग लिख करके ये राजा को पहुंचा देते हैं। राजा भी उस समय फतेह सिंह हुआ करते थे उदयपुर के। बोला पहुंचा दिया उनको कि भाई ये हमारी 21 मांगे हैं, इनको कंप्लीट करो। राजा इनमें से 18 मांगे तो मान लेते हैं, भाई ठीक है 18 मांगों पे तो, लेकिन 3 जो मांग होती हैं उनको नहीं मानते। कौन कौन सी हैं? पहली थी बेगार प्रथा।
है ना। इन्होंने कहा कि भाई बेगार प्रथा को ख़त्म किया जाए। राजा इस पर सहमत नहीं हुआ, बोला कि नहीं बेगारी तो चलेगी, बेगारी प्रथा तो चलेगी। नंबर दूसरी बात, जो वन संपदा है इस पर अधिकार हो इनका आदिवासियों का, तो इस चीज़ पे भी वो सहमत नहीं बने, बोले आदिवासियों का वन संपदा पर अधिकार नहीं होगा, है ना। एक तो ये कारण हुआ, ठीक है। और एक और है इसमें, कौन सा है, जंगली सुअरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, है ना। तो एक तीसरा जो क्या डिमांड थी उनकी कि भाई जंगली सुअर हैं उनकी जो हत्या है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन राजा की इस पर सहमति नहीं बनी, बोला कि नहीं। ये 3 मांगें थी जिन पर सहमति नहीं बनी राजा और आदिवासियों के बीच में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो मोतीलाल जी तेजावत हैं इस आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए ये जो उदयपुर हो गया, मेवाड़ हो गया, इसके अलावा एमपी का क्षेत्र जो ईडर वाला क्षेत्र है वहाँ पर, गुजरात का क्षेत्र है, विजयनगर वाला क्षेत्र है ना, तो वहाँ पर इसको फैलाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करते हैं, इसको लोगों से जोड़ना चाहते हैं। अब ये चीज़ देख कर के जो वहाँ के राजा थे वो संकुचित हो गए, यार कि ऐसे तो बढ़ जाएगा मामला, तो फिर एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा, तो इससे तो और समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो क्या किया जाए। बोला कि सबसे पहले तो एक चीज़ की गई, क्या, जैसे आज अपन कहते हैं ना धारा 144 लग जाती है तो मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उस समय उसी प्रकार का एक नियम लाया है कि भाई 50 से ज़्यादा कहीं पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 50 से ज़्यादा कहीं पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और उसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट की गई कि भाई जो भी मोतीलाल तेजावत के बारे में बताएगा, उसकी गिरफ्तारी करनी है, उसके बारे में बताएगा तो 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 500 रुपये उस समय बहुत हुआ करते थे, तो ये उनको इनाम दे गए। लेकिन इस डर से जो मोतीलाल तेजावत हैं वो मेवाड़ छोड़ करके वो चले जाते हैं सिरोही में। अब सिरोही में पहुंच गए तो सिरोही में एक बंदा मिलता है, कौन, रमाकांत मालवीय, क्या नाम है, रमाकांत मालवीय। अब ये जो रमाकांत मालवीय हैं ये इसकी सूचना गांधी जी को दे देते हैं, और गांधी जी से ये क्या थोड़े वो होता है ना कि भाई जब कोई आपका दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो आप उसकी शिकायत कर देते हो उसके, तो ये सिरोही चले जाते हैं। सिरोही में इनको एक अपना व्यक्ति मिलता है, कौन सा, रमाकांत मालवीय, कौन सा, रमाकांत मालवीय। तो ये जो रमाकांत मालवीय है, रमाकांत मालवीय गांधी जी को सूचना कर देते हैं कि भाई एक व्यक्ति है मोतीलाल तेजावत, ये जो मोतीलाल तेजावत हैं ये एक हिंसक आंदोलन चला रहे हैं। हालांकि अहिंसक आंदोलन चल रहा था, किसी भी प्रकार की कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने गांधी जी को ये कह दिया भाई हिंसक आंदोलन चल रहा है। अब जैसे ही ये बात गांधी जी को पता लगी तो गांधी जी खुद अपनी एक पत्रिका निकालते थे, समाचार पत्र था उनका यंग इंडिया नाम से। तो यंग इंडिया नाम का जो पत्रिका था उसमें उन्होंने ये लिख के भेजा कि भाई ये जो मोतीलाल जी तेजावत हैं जो कि इस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं, ये एक हिंसक आंदोलन चला रहे हैं, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, हमारा इनसे कोई नाता नहीं है, हमारी किसी प्रकार की कोई भी इनसे पहुंच नहीं है। तो इस प्रकार का देखो, इस चीज़ से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि आपको कोई ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट मिल जाए जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप उसकी बहुत पहुँच है, तो आपका जो आंदोलन है स्वतः ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय बहुत बड़ी रीच पा लेता है। गांधी जी एक बहुत बड़े नेता थे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय, यदि उनका सपोर्ट मिल जाता तो स्वाभाविक रूप से जो नेशनल मीडिया उसमें तो आ ही जाता है कि भाई इस प्रकार का एक आंदोलन चल रहा है। तो वहाँ से जो गांधी जी हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई अपना इससे कोई संबंध नहीं है, अपने तो आदर्श ही हैं, अपन तो अहिंसक आंदोलन चलाने वाले हैं, अपन तो अहिंसा के पथ पर चलने वाले हैं, ये हिंसक आंदोलन चलाने बोला है, अपना इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब जैसे ही ये बात मोतीलाल तेजावत को कही तो मोतीलाल जो तेजावत हैं, बाद में क्या होता है कि मोतीलाल जी तेजावत और जो कहें कि ये जो आंदोलन चल रहा था, ये की आंदोलन, इसमें भीलों से मिलने के लिए एक तो जो विजय सिंह पथिक और रमाकांत मालवीय ये जो व्यक्ति हैं ये दोनों मिलते हैं उन भीलों से, और वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। बाद में गांधी जी एक व्यक्ति भेजते हैं, उसके माध्यम से वो मोतीलाल तेजावत है उससे संपर्क करते हैं और वो बोलते हैं भाई तू आत्मसमर्पण कर ले, इस प्रकार के आंदोलन अपने को शोभा नहीं देते, तू हिंसक आंदोलन कर रहा है तो इस प्रकार के आंदोलन अपने को शोभा नहीं देते, तो इस आंदोलन को तू खुद का आत्मसमर्पण कर दे। तो जो मोतीलाल जी तेजावत हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद देखो मेवाड़ की खुद की एक न्यायिक संस्था थी, कौन सी, महाइंद्राज, कौन सी है, महाइंद्राज सभा है ना, महाइंद्राज। ये जो सभा है दरअसल इसमें इनका केस चला जाता है मोतीलाल जी तेजावत का। जो महाइंद्राज सभा है मोतीलाल तेजावत को रिहा कर देते हैं ना, उनकी जो पूरी पैरवी थी उसको ख़त्म करके उनको रिहा कर देते, भाई ठीक है इस पर कोई मुकदमा नहीं। इसके बाद जो मोतीलाल तेजावत हैं जो अपना बचा कुचा जीवन है ना वो महात्मा गांधी जी के लिए समर्पित कर देते हैं, उनके ही कार्यों में काम करते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं मोतीलाल तेजावत। अब देखो 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं यहाँ पर एक ही आंदोलन है जो आपको समझनी है, कौन कौन सी हैं वो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 प्रमुख हत्याकांड होते हैं इस आंदोलन में, कौन कौन से हैं,
पहला है नीमड़ा हत्याकांड। कौन सा है? नीमड़ा हत्याकांड। कौन सा है? नीमड़ा हत्याकांड। कौन सा है? नीमड़ा हत्याकांड। सिहावा हत्याकांड। कौन सा? सिहावा हत्याकांड। सिहावा हत्याकांड। एक है रोहिड़ा हत्याकांड। कौन सा? रोहिड़ा हत्याकांड। कौन सा? रोहिड़ा हत्याकांड। कौन सा? रोहिड़ा हत्याकांड, है ना। तो ये 3 प्रमुख हत्याकांड होते हैं। कब कब होते हैं? देखो, ये जो नीमड़ा हत्याकांड है ये होता है 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड होता है। सिहावा हत्याकांड की बात करें तो ये आपका 12 अप्रैल 1922 को ये होता है। और जो रोहिड़ा हत्याकांड है ये आपके 6 मई 1922 को ये हत्याकांड होता है ना। तो 3 प्रमुख हत्याकांड होते हैं जिसमें एक ही आंदोलन में, नीमड़ा हत्याकांड, सिहावा और रोहिड़ा। देखो, नीमड़ा हत्याकांड है, इसमें लगभग जो मेवाड़ भील कोर थी, लगभग 1200 भील जो जनजाति के लोग हैं उनको मार देती है। तो ये बड़ी एक घटना थी, ये तो आपको याद रखना ही है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सिहावा हत्याकांड, इसमें लगभग जो 3 गरासिया जनजाति के लोग थे उसमें मार दिए जाते हैं। इस जनजाति के जो लोग थे उनको मार दिया जाता है सिहावा हत्याकांड में। और रोहिड़ा हत्याकांड में देखो होता यह है, इसमें जब रिपोर्ट आती है ना तो बाद में पता लगता है कि 50 तो व्यक्ति मारे गए थे और लगभग 150 के पास आसपास घायल हुए थे इसमें, है ना, जो भील और गरासिया जनजाति के लोग थे। तो ये 3 प्रमुख हत्याकांड हैं जो कि एक ही आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो आपको समझना है, जो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है नीमड़ा हत्याकांड, है ना। ये पूछा जाता है भाई किससे संबंधित है, एक ही आंदोलन से, इसकी डेट पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 2 हमने आंदोलन प्रमुख पढ़े, एक तो हमने एक ही आंदोलन पढ़ा, एक भगत आंदोलन पढ़ा। अब कौन सा है तीसरा? मीणा जनजाति का आंदोलन, उसके बारे में भी जान लेते हैं। मीणा जनजाति के बारे में, है ना। मीणा जनजाति ने कौन सा आंदोलन किया? देखो, मीणा जनजाति शुरू से ही जो जयपुर, अलवर और ये शेखावाटी वाला क्षेत्र है इसमें निवास करती थी, और पहले नाम से भी मत्स्य जनपद के नाम से जानते थे, जो इन्हीं के नाम पर पड़ा है इसके हैं। तो उन्होंने एक आंदोलन किया, और वो आंदोलन किस तरीके से था वो देखिएगा। कौन सा है? मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन। कौन सा है? मीणा जनजाति आंदोलन, ठीक है। अब इसको समझते चलिएगा। देखो, इसमें घटना सीक्वेंस से आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? देखो, सबसे पहले 1924 में एक एक्ट आता है। कौन सा है? एक्ट है आपका आपराधिक जनजाति एक्ट। आपराधिक जनजाति एक्ट, है ना। ये एक एक्ट आता है, और इस एक्ट में जो मीणा जनजाति है उसको शामिल कर लिया जाता है। अब देखो, ये एक्ट नाम से पता लगता है आपराधिक जनजाति एक्ट, यानी कि ऐसी जनजाति जो अपराध ज़्यादा करती। देखो, पहले मीणा जनजाति के लोग थे ना, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि ये चोर उचक्के हैं, ये रात भर जाके चोरियां करते हैं, तो इस तरीके से वह अपराध ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए इनको क्या, आपराधिक जो जनजाति एक्ट है उसमें शामिल कर लिया मीणा जनजाति को। अब यार ये एक डिग्निटी का सवाल आ जाता है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको लगा कि यार ये तो गलत है। 1930 में फिर एक बहुत शानदार चीज़ आती है ना, वो बहुत और अल्टीमेट थी। क्या थी? एक एक्ट आता है, एक अधिनियम आता है, एक कानून आता है। क्या नाम है? जरायम पेशा। क्या नाम है? जरायम पेशा अधिनियम आता है, जरायम पेशा एक्ट आता है ना। अब ये जो एक्ट है जरायम पेशा एक्ट 1930 में आता है, और इसमें बात क्या कह गई? देखो, इसमें कहा गया कि भाई 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी लड़के लड़कियां हैं मीणा जनजाति के, उनको पास वाले थाने के पास जाके अपनी हाजिरी दर्ज करानी है। अब देखो, इसके पीछे का कारण ये था कि भाई हाजिरी दर्ज कराने के बाद पता लग जाता था भाई कौन व्यक्ति कहाँ पर है, कैसे। नहीं तो ये रात को क्या चोरियाँ वगैरह करते। तो इस तरीके बहुत ज़्यादा डाउटेबल जनजाति थी ये, है ना। बहुत ज़्यादा संदेह करते थे भाई इन पे, सब काम इन्होंने किए होंगे, जो भी गलत काम करेंगे ये करेंगे। तो 12 साल से जो भी अधिक उम्र के जो लड़के लड़की थे वो यहाँ पर जाके अपनी अटेंडेंस दें, अपनी मौजूदगी दर्ज करें। 1930 में ये एक्ट आता है, जो कि सबसे ज़्यादा उसका कारण बनता है आंदोलन का। 1933 में फिर ये जो मीणा जनजाति के लोग हैं एक क्षेत्रीय मीणा संघ बना लेते हैं ना। सब मीणा जनजाति के लोगों सब इकट्ठे हो जाते हैं, और 1944 में इसका एक अधिवेशन होता है नीम का थाना है, वहाँ पर इसका जो एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन के जो अध्यक्ष आपको नाम ध्यान रखना, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जैन मुनि मग्न सागर। क्या? जैन मुनि मग्न सागर। कौन से हैं? जैन मुनि मग्न सागर। तो ये यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, जैन मुनि मग्न सागर। नीम का थाना जो क्षेत्रीय मीणा संघ का जो अधिवेशन हुआ उसमें, है ना। 1946 में फिर एक बार दोबारा से इसका जो अधिवेशन होता है, कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। और इसमें बहुत अल्टीमेट चीज़ होती है। क्या? कि देखो, जो मीणा जनजाति है दरअसल जो
ये मतलब जो चौकीदार होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा नौकरियां करते थे उस समय, है ना, चौकीदार हुआ करते थे। तो जितने भी चौकीदार थे मीणा जनजाति के, वो इस आंदोलन में यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं। ये जो अधिवेशन होता है 1946 में जयपुर में, इस समय वो जितने भी चौकीदार थे वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, भाई हमें नहीं करनी नौकरी ऐसी, है ना। तो यहाँ से फिर ये आंदोलन और उग्र हो जाता है। लेकिन बाद में आपको पता है 1947 में देश ही आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हो गया तो फिर हमारे देश में लोकतंत्र आ गया। बाद में 1952 में जाके देखो, स्वतंत्रता के बाद के 5 साल बाद ये जो जरायम पेशा एक्ट है ना, कि इनको हाजिरी देनी पड़ती थी, ये 1952 में जाके समाप्त किया। देखो कितनी बड़ी धूर्तता वाली बात है भाई, 5 साल बाद उसके बाद ऐसा एक्ट चल रहा था, उसको बाद में जाके ख़त्म किया। तो ये बड़ी सेंसिबल चीज़ है ना, जो आपके समझ में आनी चाहिए। और जो मीणा जनजाति का जो आंदोलन है और उसके कौन कौन सी प्रमुख डेटें हैं, क्या क्या घटनाएं घटी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो देखो आज छोटा सा प्रयास था आपको बताने का, भाई राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए। 3 हमने आंदोलन पढ़े, भगत आंदोलन पढ़ा पहले, फिर एक ही आंदोलन पढ़ा, और अब हमने मीणा जनजातीय आंदोलन पढ़ा। 3 इन प्रमुख आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनके बारे में अपने को जानना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तो गोविंद गिरी जी का हो जाता है। उन्होंने कौन कौन सी जो सभाएं उनकी स्थापना की, कब कब अधिवेशन होते हैं, मानगढ़ हत्याकांड, उसकी डेट आप जरूर याद रखें। उसके बाद ये अपने जो मोतीलाल तेजावत है ना, इनका भी बहुत बड़ा महत्व है, ये भी आपको याद रखना है ना। तो एक छोटा सा प्रयास था आपको बताने का। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।